नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। बड़े से मॉल में अपनी सहेली शिखा के साथ चहलकदमी करती हुई साड़ी कॉर्नर की तरफ बढ़ गई थी सुहासिनी। शोकेस में एक काले रंग की साड़ी ने उसका ध्यान आकर्षित किया, पर सेल्स गर्ल की तरफ पलटते ही वो यूं चौंक गई जैसे सांप के ऊपर ही पांव पड़ गया हो। अरे मानसी, तुम यहाँ? उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा था। जी हाँ, मैं यहाँ। कहिए, किस तरह की साड़ी आपको दिखाऊं, या फिर ड्रेस मटेरियल? सेल्स गर्ल ने मीठे स्वर में पूछा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो यूं ही देख रही थी। मानसी इस बात के लिए कुछ बोलती उससे पहले ही सुहासिनी बोल पड़ी। मानसी, क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बातें कर सकती हूँ? क्षमा कीजिए मैडम, हमें काम के समय पर्सनल कारणों से स्थान छोड़ने की अनुमति नहीं है। आशा है आप इसे अन्यथा नहीं लेंगी। मानसी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया और अपने कार्य में व्यस्त हो गई थी। क्या हुआ? इस तरह से पत्थर की मूर्ति बन के क्यों खड़ी हो? चलो जल्दी से खाना खाते हैं, लंच टाइम समाप्त होने वाला है। शिखा ने उसे झकझोर ही दिया था और मॉल की 5वीं मंजिल पर स्थित रेस्टोरेंट की ओर खींच के ले गई थी। क्या लोगी? मैंने अपने लिए कुछ चाइनीज मंगवाया है। शिखा ने मेनू पे सरसरी निगाह दौड़ाते हुए कहा। मेरे लिए एक प्याली बस कॉफ़ी मंगवा लो, और कुछ खाने का मन नहीं है। सुहासिनी रूंधे गले से बोली। बात क्या है? कैंटीन में खाने का तुम्हारा मन नहीं था, इसीलिए तो हम यहाँ तक आए। फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? शिखा अनमने स्वर से बोली। साड़ी कॉर्नर के काउंटर पर खड़ी सेल्स गर्ल को तुमने ध्यान से देखा? नहीं, मैंने तो उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं दुपट्टा खरीदने लगी थी, पर तुमने उससे बात भी की थी और उसे ध्यान से देखा भी था। ठीक कह रही हो तुम, मेरे मन मस्तिष्क पे इतनी देर से वही छाई हुई है। पता है कौन है वो? नहीं तो? वो मेरी ननद मानसी है। शिखा, क्या कह रही हो? वो यहाँ क्या कर रही है? साड़ियों के काउंटर पे साड़ियाँ बेच रही है, और क्या करेगी? पर क्यों? यही तो जानना चाहती थी मैं, और उससे बात तक नहीं कर पाई। बात नहीं की तो तुम उसे गोली मारो, क्यों अपनी जान हल्कान कर रही हो? वैसे भी तुम तो उस घर को 3 साल पहले ही छोड़ चुकी हो। जब पीयूष ही नहीं रहा तो तुम्हारा संपर्क सूत्र तो वैसे भी उससे टूट चुका है। शिखा ने समझाया था। क्या संपर्क सूत्र तोड़ देना इतना आसान होता है शिखा? उस समय पीयूष का संबल छूट जाने पे मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। माता पिता भाई भाभी ने विश्वास दिलाया कि वो मेरे सच्चे हितैषी हैं, और मैं अपना ससुराल छोड़ के उनके साथ चली आई थी। उन्हें यह डर सता रहा था कि पीयूष के बीमे और मुआवजे आदि के रूप में जो 20 लाख रुपए मिले हैं, उन्हें कहीं मेरे ससुराल वाले हथिया ना ले। उनका डर निर्मूल भी तो नहीं था सुहासिनी। पता नहीं शिखा, पर मेरे और पीयूष के विवाह को मात्र 3 साल हुए थे। परिवार का बड़ा और कमाऊ पुत्र हादसे का शिकार हुआ था। उन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं भी विक्षिप्त सी अपनी 2 साल की बेटी को सीने से चिपकाए वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयत्न कर रही थी। ऐसे में मेरे परिवार ने क्या किया जानती हो? क्या किया? मेरे दहेज की एक एक वस्तु वापस मांग ली थी उन्होंने। मेरी सास ने विवाह में दी हुई छोटी से छोटी भेंट भी लौटा दी थी, और सिसकते हुए कहने लगी, मेरा बेटा तो चला ही गया, इन व्यर्थ की वस्तुओं को रख के मैं क्या करूँगी? पर जब मैं अपनी बेटी टीना को उठा कर चलने लगी तो वो और परिवार वाले जितने सदस्य थे वो फफक उठे थे। वो कह रहे थे, मत जाओ सुहासिनी, तुम जाना ही चाहती हो तो टीना को यहीं छोड़ जाओ। पीयूष की एकमात्र निशानी है वो, हम पाल लेंगे उसे। वैसे भी तुम्हारे भविष्य में तो वो बाधक बन जाएगी। तो तुमने क्या जवाब दिया था सुहासिनी? मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही बड़ी भाभी ने झपट कर टीना को मेरी गोद से छीन लिया और टैक्सी में जा बैठी थी। मैं निःशब्द चित्रलिखित से उनके पीछे खींची चली गई थी। जो हुआ उसे दुखद सपना समझ के भूल जाओ सुहासिनी। उन दुख भरी यादों को याद करोगी तो जीना दूभर हो जाएगा। शिखा ने संतावना दी थी। जीना तो वैसे भी दूभर हो गया है। तब मैं कहाँ जानती थी कि धन के लालच में ही मेरा परिवार मुझे वहाँ लेके आया है। छोटे भाई सुहास ने कार खरीदी तो मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, इस वादे के साथ कि साल भर में सारी रकम लौटा देंगे। पर लाख मांगने पे भी एक पैसा नहीं लौटाया। अब तो मांगने का साहस भी नहीं होता। सुहास उस प्रसंग के आते ही आग बबूला हो जाता है। चल छोड़ ये सब पचड़े और थोड़ा सा चाउमीन खा ले, भूख लगी होगी। शिखा ने धीरज बंधाया। मैं लाख भूलने की कोशिश करूं, पर मेरे घर के लोग भूलने कहाँ देते हैं। अब बड़े भैया को फ्लैट खरीदना है। प्रारंभिक भुगतान के लिए 10 लाख रुपया मांग रहे हैं। मैंने कहा सारी रकम टीना के लिए स्थायी जमा योजना में डाल दी है। तो कहने लगे, खैरात नहीं मांग रहे हैं, बैंक से ज़्यादा ब्याज ले लेना। ऐसी भूल मत करना, तुम्हें अपने लिए भी तो कुछ चाहिए या नहीं? मुझे नहीं लगता उनकी नीयत ठीक है, शिखा ने सलाह दी थी।
मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरे प्रति उनका प्रेम केवल दिखावा है। टीना बेचारी तो बिल्कुल दब कर रह गई है। हर बात में उसे डांटते डपटते रहते हैं। मैं बीच में कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं कि तुम टीना को बिगाड़ रही हो। तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं कहते क्या? नहीं, वे अपने बेटों का ही पक्ष लेते हैं। जब से मैं बड़े भैया को फ्लैट के लिए 10 लाख रुपया देने से मना की हूँ, माँ मुझसे बात तक नहीं करती। सुहासिनी के नेत्र डबडबा गए थे। क्यों अपने को दुखी करती है सुहासिनी? अलग फ्लैट क्यों नहीं ले लेती? मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था। क्या नहीं है तेरे पास? सौंदर्य, उच्च शिक्षा, मोटा बैंक बैलेंस। दूसरे विवाह के संबंध में क्यों नहीं सोचती तू? मेरे जीवन में पीयूष की जगह कोई नहीं ले सकता और मैं टीना के लिए सौतेला पिता लाने की बात भी नहीं सोच सकती। इसीलिए तुमने योगेश जैसे योगी युवक को ठुकरा दिया। शिखा ने अपना चाउमीन समाप्त करते हुए कहा था। नहीं, मैं खुद दूसरा विवाह नहीं करना चाहती। यूँ भी मुझे उससे, टीना से नहीं, मेरे पैसे और नौकरी से उसको प्यार था। चलो ठीक है, तुम सही सब गलत। बहस में कोई तुमसे जीत ही नहीं सकता। शिखा ने पटाक्षेप करते हुए बिल चुकाया और दोनों सहेलियां मॉल से बाहर आ गई। कार्यालय में व्यस्तता के बीच में मानसी का भोला भाला चेहरा सुहासिनी की आंखों के सामने तैरता रहा था। 5 बजते ही सुहासिनी अपना स्कूटर उठाकर मॉल के सामने आके खड़ी हो गई। उसे और अधिक प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ी। कुछ ही देर में मानसी आती दिखाई दे दी। अरे भाभी, आप अभी तक यहीं हैं? आपने तो मुझे देखकर बिना कुछ खरीदे ही लौट गई थी वहाँ से। मानसी ने उसे देखकर नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए थे। तब मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं और मेरी सहेली शिखा यहाँ लंच के लिए आए थे। मैं लौट गई थी। मैं यहाँ अपने दफ्तर से यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। चलो बैठो, कहीं बैठकर बातें करेंगे। सुहासिनी ने अपने स्कूटर की पिछली सीट की ओर इशारा किया। नहीं भाभी, मेरी बस छूट जाएगी। देर हो जाने पे माँ को बहुत चिंता होने लगती है। मानसी संकुचित स्वर में बोली। बैठो मानसी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। सुहासिनी का अधिकारपूर्ण स्वर सुनकर मानसी कहीं कह भी नहीं पाई और रुक भी नहीं पाई। अब बताओ, तुम्हें मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? रिश्ता में आमने सामने बैठते ही पूछा सुहानी ने। समय हमेशा एक सा नहीं रहता है ना भाभी। पीयूष भैया का सदमा पापा सह नहीं पाए, पक्षाघात के शिकार हो गए। जो कुछ भविष्य निधि मिली थी उनके इलाज और अमला दीदी के विवाह में खर्च हो गए। पेंशन से फ्लैट की किस्तें दे या घर का खर्च चलाएं, उस पर रोहित भैया की डॉक्टरी की पढ़ाई। रोहित भैया पढ़ाई छोड़ के नौकरी करने जा रहे थे। मैंने ही कहा, मैं तो प्राइवेट पढ़ाई भी कर सकती हूँ। रोहित भैया ने पढ़ाई पूरी कर ली तो पूरे परिवार का सहारा बन जाएंगे, इसीलिए नौकरी कर ली। 7,000 की बड़ी रकम लगती है आजकल। पूरी कहानी बताते हुए रो पड़ी मानसी। इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे सूचना तक नहीं दी। एकदम से पराया कर दिया अपनी भाभी को। सुहासिनी के नेत्र डबडबाए। पराया तो आपने कर दिया भाभी, भैया क्या गए, आप तो हमें भूल ही गई। जैसे ही आप घर छोड़ कर गई, माँ तो बिल्कुल बुझ सी गई हैं। सदा एक ही बात कहती हैं। मैंने सुहासिनी को अपनी बहू नहीं बेटी समझा था, पर उसने तो पीयूष के बाद पलट कर भी नहीं देखा। टीना को देखने को तड़पती रहती हैं, उसके जन्मदिन पे बधाई देना चाहती हैं, पर पापा ने मना कर दिया। कहने लगे, आप सोचेंगी कि पैसे के चक्कर में बच्ची को बहका रहे हैं ससुराल वाले। माँ से किसी प्रकार अपने आंसू रोकने का प्रयत्न करने में लगी थी। सुहासिनी ने जो खाने के लिए हल्का फुल्का चीज़ मंगाया था वो वैसे ही पड़ा रहा। चाय भी ठंडी हो गई, पर दोनों ने किसी ने कुछ छुआ ही नहीं। मुझे घर छोड़ दो भाभी, माँ सदा ही यही सोचती रहती हैं, कहीं कुछ अशुभ घट गया ना हो। मानसी उठकर खड़ी हो गई। सुहासिनी मानसी को बाहर से ही छोड़कर चली आई थी। घर के अंदर जाकर किसी का सामना करने का साहस उसमें अब नहीं था। वैसे भी कहीं एकांत में बैठकर फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था उसका। अनजाने में ही कैसा अन्याय हो गया था उससे। पीयूष की पत्नी होने के नाते उसे मुआवजा मिला था, उसी के स्थान पर नौकरी मिली थी और वो सारे बंधन तोड़ के मुँह फेर के चली आई थी। लो आ गई महारानी। सुहासिनी को देखते ही माँ ने ताना कसा था। क्यों, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सुहासिनी ने पूछ ही लिया था। पूछ रही हो तो सुन भी लो। तुम दिन भर गुलछड़े उड़ाती रहो और हम तुम्हारी बिटिया को संभालते रहे, ये अब हमसे नहीं होगा। आपको लगता है मैं गुलछड़े उड़ा के आ रही हूँ? टीना आपसे नहीं संभालती तो आपसे कहा किसने? आप कहिए तो मैं इसे स्कूल के बाद क्रैच में डाल दूंगी। सुहासिनी सीधे सपाट स्वर में बोली थी। तो डाल दो ना, मना किसने किया है? अब अम्मा की सेवा करने या नहीं करवाने की उम्र है क्या? बड़े भैया चाय पीते हुए बोले और भाभी हंसने लगी। मुझे भी एक प्याली चाय दे दो, बहुत थक गई हूँ। सुहासिनी ने बात का रुख मोड़ना चाहा। बना लो ना बीवी रानी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे भी तुम थी कहाँ अब तक? ऑफिस तो 5 बजे बंद होता है और अब 7 बजने वाले हैं।
इस पर बड़े भैया बोले, माँ आप नहीं जानती, वहाँ तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। हमने फ्लैट के लिए केवल 10 लाख मांगे तो मना कर दिया, और वहाँ जाने कितने लुटा कर आई है। अब बड़े भैया क्रोध में ये बात बोले थे, ठीक है मेरा पैसा है, जैसे और जहाँ चाहूँगी वहाँ खर्च करूँगी। सुहासिनी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, फिर यहाँ क्यों पड़ी हो, वहीं जाके रहो जहाँ पैसा लुटा रही हो। मानसी मिल गई थी, उससे बात करने में देर हो गई। कौन मानसी? बड़ी भाभी पूछ बैठी थी। अरे अपनी मन्नू, वो इसकी छोटी ननद। क्या लेने आई थी तुझसे? माँ बिफर उठी थी। कुछ लेने नहीं आई थी, मैंने ही उसे मॉल में देखा था। बेचारी आरोहन के साड़ी कॉर्नर में सेल्स गर्ल का काम करती है। तभी अंदर से टीना के रोने की आवाज़ आई। टीना कहाँ है? सुहासिनी के मुख से अनायास निकला। अंदर सो रही है, थोड़ी चोट लग गई है, बहुत जिद्दी हो गई है। बार बार सीढ़ियाँ चढ़ उतर रही थी, फिसल गई, सिर और चेहरे पे चोट आई है। माँ ने अपेक्षाकृत सौम्य स्वर में कहा था। फिर से भैया ने कोई टांट मारा। इस पर सुहासिनी गुस्से से चीखी थी, भैया! इस घर में हलचल मच गई थी। चीखो चिल्लाओ मत, माना कि तुम बहुत धनी हो, पर इस घर में रहना है तो नियम कायदे से रहना ही होगा, वरना जहाँ सींग समाए वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र हो तुम। बड़े भैया अपना निर्णय सुना के भीतर अपने कमरे में चले गए, और सुहासिनी पत्थर की मूर्ति वहीं बनी बैठी रह गई। तब तक सुहासिनी को ध्यान आया अपनी बेटी टीना का, और टीना के लिए वो कमरे में लपक गई और टीना को गोदी में उठा लिया। टीना उसके कंधे से लगकर सिसकती रही। सुहासिनी चुपचाप अपने आंसू पीती रही। कुछ देर माथे पे स्पर्श का अनुभव करके वो पलटी थी। माँ बड़े प्यार से उसके माथे और कनपटी पे मालिश कर रही थी। भैया की बात का बुरा मान गई क्या बेटी? नहीं माँ, तकदीर ने जो खेल मेरे साथ खेला है, अब उसमें भला बुरा मानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। माँ हूँ तेरी, इतना भी नहीं समझूंगी क्या? इसीलिए तो तुझे यहाँ लेके आई थी। आंखों के सामने रहेगी तो संतुष्ट रहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब तुझे बरगलाने का प्रयत्न करेंगे, पर तू विचलित मत होना। थक हार के सब चुप हो जाएंगे। पर माँ, वहाँ से इस तरह से आना कुछ ठीक नहीं हुआ। आपको तो पता है क्या पीयूष के पिता को पक्षाघात हुआ है। परिवार मुसीबत में है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। कुत्ते की दुम को जितना चाहे उतना दबा के रखो, निकालने पे टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तूने वहां जाने की ठान ली है तो जा, थोड़ी ही दिनों में रोती गिड़गिड़ाती मत आ जाना। माँ पुनः क्रोधित होकर बोली। सुहासिनी ने टीना की देखभाल के लिए छुट्टी ली थी, पर आज उसे अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी घर में, मानो सुहासिनी से जैसे कोई अपराध हो गया हो। एक सप्ताह के बाद सुहासिनी प्रतिदिन की भांति तैयार होकर आई। उसकी सहेली शिखा भी आ गई थी। आज टीना भी स्कूल जा रही है क्या? माँ ने पूछा। नहीं माँ, आज हम दोनों पीयूष के घर जा रहे हैं, अपने घर। माँ, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, इन लोगों को इस समय मेरी आवश्यकता है। सुहासिनी ने घर से सभी लोगों को गले मिल के विदा ली थी और बाहर खड़ी टैक्सी में जा बैठी। सुहासिनी की माँ जहाँ खड़ी थी वहीं सिर पकड़ के बैठ गई। देखो माँ, तुम्हारी सोने की चिड़िया तो फुर हो गई। क्यों दुखी होती हो? पराया धन ही तो था, पराया घर चला गया। व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोल के भैया ने ठहाका लगाया, और जिसकी कसेली प्रतिध्वनि देर तक दीवारों से टकराकर गूंजती रही थी। सच में इस दुनिया में कुछ रिश्ते सिर्फ केवल स्वार्थ के बलबूते ही जुड़े होते हैं, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता है। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।